चलो लेट स्टार्ट। 2010 का अब हमने पेपर स्टार्ट करना है। हम पहले पेपर काफ़ी सारा पहले भी एक पेपर डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। हरियाणा जुडिशल सर्विस एग्ज़ाम 2010 हमने इसको अपना पढ़ना है। द मीनिंग ऑफ ऑडी अल्ट्रम पार्टम इज A. Rights are associated with the duties. Everybody has a right to defend himself. Yeah, everybody should be given a reasonable opportunity to defend himself. None of the above. बताओ, सारे सोचो क्या होएगा आंसर। ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? ये सबसे पहली बात तो एक रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। ये एक रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आता है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम जो है कि हमें दोनों पार्टीज की बात को सुननी चाहिए और कोई भी अपने मामले में जज नहीं होना चाहिए। नो मैन शुड बी जज इन हिज ओन केस एंड लेट द अदर साइड बी हर्ड। ओडी अल्ट्रम पार्टम का सिंपल सा मीनिंग होता है भाई दोनों पार्टीज की सुनो, ठीक है। और ये जो दो प्रिंसिपल है ना, ये फॉलो होते हैं हर जगह पूरे वर्ल्ड में। इवन आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, अगर और भी जहाँ पे हमारे रूल्स नहीं लगते एविडेंस के कई चीज़ों के, वहाँ पर भी ये दो प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं, ओडी अल्ट्रम पार्टम एंड नो मैन शुड बी जज इन हिज ओन केस, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबडी शुड बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। हर एक पर्सन को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने की। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर कोई ऐसा डिसीजन आ भी गया है जब हमने दूसरे पर्सन की नहीं सुनी, तो वो उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होता। तो ये था ऑडी अल्ट्रम पार्टम, ठीक है। और फॉरेन जजमेंट में भी ऐसा लिखा हुआ है कि अगर हमने रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा, अगर हम सेक्शन 13 और 14 पढ़ते हैं सीपीसी का, तो वहाँ भी ऐसी बात लिखी हुई है कि अगर हमने रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं करा तो फॉरेन जजमेंट भी हमारी कोर्ट्स पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तब वो मतलब रेस जुडिकाटा ऑपरेट नहीं होंगी। ये बात सेक्शन 13 और 14 में भी लिखी हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अगर कुछ नहीं तो कम से कम ये प्रिंसिपल तो होना ही चाहिए, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। चलो, इन लॉ अ मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड इफ ही इज नॉट हर्ड एज ऑफ लाइफ फॉर 4 years, 7 years, 10 years, 15 years। बताओ कितने साल तक जो लॉ है वो कहता है कि मैन इज प्रिज्यूम्ड। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, 7 years इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, 7 years इज द करेक्ट आंसर। ये बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? हाँ, सिविल डेथ कौन से सेक्शन में लिखी हुई है ये? ठीक है, वेरी गुड वीरेंद्र, सेक्शन 108 में लिखी हुई है, ठीक है। वो कहता है कि अगर 7 साल हो गए, एक बंदा जो है वो हमें दिखा नहीं, जिंदा है या मर गया, अब हम मतलब कि वो बंदा अगर हमें उसके बारे में कुछ सुनने को नहीं आया, तो हम क्या मानेंगे कि वो जो पर्सन है वो अपना जिंदा ही नहीं है, हम उसकी डेथ प्रिज्यूम करते हैं। और ऐसे ही सेम केस जो है, अब मेरे को एक सिचुएशन दे रहा हूँ, मेरे को उसका आंसर देना, सबके सब देना। अगर एक हिंदू लड़की है, एक वो अपना नहीं दिख रही, ठीक है, जहाज में जा रही थी, 7 साल हो गए,
वो अपना नहीं आई तो उसका हस्बैंड क्या डाइवोर्स ले सकता है? एंड सिमिलर सिचुएशन मुस्लिम्स के कंटेक्स्ट में बताना। जल्दी सोच के बताओ। जिसको आंसर पता है वो अपना अनम्यूट करके भी आंसर कर दे। जल्दी बताओ, सोच लो, 2 मिनट दे रहा हूँ। ले सकते हैं सर। कैन यू मतलब कि गिव रीजंस कि हिंदू में क्या रूल है, मुस्लिम में क्या रूल है? 7 साल हो गए, नहीं दिख रहा। डाइवोर्स मिलेगा हिंदू या मुस्लिम, दोनों में अलग अलग रूल्स है, बताओ। ये बता दो कि मुस्लिम्स में कितने टाइम का रूल है, हिंदू में कितने टाइम की हम डाइवोर्स के लिए सिविल डेथ प्रिज्यूम करते हैं, ये बता दो। सर 1 ईयर हिंदू में। 1 ईयर हिंदू में नहीं। सोचो सोचो, अपना यही अपना थोड़ा बहुत क्या कहते हैं, उसके लिए पढ़ो ना, मेंस के लिए भी, और थोड़ा बेयरएक्स पे फोकस करो। देखो, हिंदू में रूल है 7 ईयर्स। अगर एक हस्बैंड या वाइफ, एक की पति या पत्नी या स्पाउस जो है, अगर 7 साल से मिसिंग है तो हम उसकी डेथ मान लेंगे एंड ही और शी कैन सीक डाइवोर्स। मुस्लिम में, वेरी गुड मितांश, 4 ईयर्स है। मुस्लिम्स के अंदर 4 ईयर्स का रूल है। तो ये थोड़ी सी बातें कंफ्यूजिंग होती हैं और आपको एग्ज़ाम में 4 साल अगर आपने वहाँ गलत कर दिया, 1 नंबर कटवा बैठोगे। चलो, A sentence of death by a lower court must be confirmed by High Court, must be confirmed by Supreme Court, must be confirmed by President, is operational if no appeal is made to the High Courts. Sorry. सेक्शन भी लिख दो वीरेंद्र। वेरी गुड। देखो, अब एक ना, इससे रिलेटेड तुमको मैं सारा बता देता हूँ। अब जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है कितनी सज़ा दे सकता है? 3 ईयर्स, 10,000 फाइन। जुडिशल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितनी पनिशमेंट दे सकता है? 1 ईयर, 5,000 फाइन। सीजीएम कितनी सज़ा दे सकता है? 7 ईयर्स। और सेशन कोर्ट, ये हमारा डिस्ट्रिक्ट जज या एडीजे, 25,000 तो नहीं है मितांश, 25,000 ऐसा कोई रूल नहीं है। और हमारा जो सेशन जज या एडीजे है वो कितनी सज़ा दे सकता है? अनलिमिटेड, जितनी देना चाहता है, एनी पनिशमेंट, जितना मर्जी फाइन और जितनी मर्जी सज़ा वो दे सकता है, मतलब डेथ पेनल्टी तक दे सकता है। पर अगर ये डेथ पेनल्टी देते हैं तो इनको पूछनी पड़ती है ये बात कहाँ से? हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक है। तो डेथ पेनल्टी जो है ये यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकते विदाउट आस्किंग, विदाउट कंफर्मिंग बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट जो है वो कंफर्म करती है। तो 366 के ऊपर ये क्वेश्चन बेस है और ये कहता है कि जब कोर्ट ऑफ सेशन ने पास कर दिया डेथ सेंटेंस, प्रोसीडिंग हाई कोर्ट के पास जाएंगी और सेंटेंस तब तक नहीं कंफर्म होएगा जब तक हाई कोर्ट नहीं कहती हाँ भाई चल मार दे उसको, ठीक है। तो दैट इज द रूल। चलो, कॉन्स्पिरेसी नीड्स एटलीस्ट डैश पर्सन्स, 3%, 2%, 5 या 1? कॉन्स्पिरेसी में कितने पर्सन होने चाहिए?
वेरी गुड हिमाक्षी वीरेंद्र की कॉन्स्पिरेसी के अंदर एटलीस्ट 2 पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, अब एक पर्सन अकेला तो अपने आप से कभी भी कॉन्स्पिरेसी रच ही नहीं सकता। कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, सिविल रॉन्ग होता है या फिर एक क्राइम होता है। ठीक है, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन अपने एक दूसरे के साथ कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो दे आर लायबल। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्स्पिरेसी है 2 या 2 से हमेशा ज़्यादा पर्सन ही होते हैं, और ये सिविल रॉन्ग भी हो सकता है एंड इट मे बी क्राइम ऑल्सो। क्राइम भी हो सकता है, सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, दोनों में से ये कुछ भी हो सकता है। सेक्शन 120A में हमको इसका रेफरेंस दिया हुआ है, और यहाँ पर कॉन्स्पिरेसी खुद अपने आप में ही एक पनिशेबल क्राइम है। वैसे तो मतलब कि इसमें ज़रूरी नहीं कि एक्ट हो। बेसिकली अगर एक्ट भी नहीं हुआ, आपने एक प्लान बनाया और प्लान करके ही आपने कुछ, जो प्लानिंग भी है आपकी खाली, वो भी पनिशेबल होती है कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसमें ये आएगा, कॉन्स्पिरेसी इटसेल्फ इज़ अ क्राइम। चलो, तो यहाँ पर वी नीड एटलीस्ट 2 पर्सन्स। The act of unlawfully entering into another's property is known as breach of property, trespass, easement, as cheat. ठीक है, जब हम अनलॉफुली एंटर करते हैं किसी और के प्रेमिसिस में, किसी और की प्रॉपर्टी में, तो उसे हम ट्रेसपास करते हैं। ये एक सिविल रॉन्ग भी हो सकता है, हम इसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में भी पढ़ते हैं, एंड इट इज़ क्राइम ऑल्सो। ठीक है, हम इसको आईपीसी में पढ़ते हैं। और इसमें क्या है, इंटेंशन जो है आपकी टू कमिट अ क्रिमिनल ट्रेसपास, वो एक एसेंशियल है। ठीक है, पर ट्रेसपास जो है, अगर हम सिविल में देखें तो वहाँ पर आपकी जो इंटेंशन है वो मैटर करती है, पर यही अगर हम क्रिमिनल में देखते हैं तो आपकी इंटेंशन जो है मैटर नहीं करती। तो अगर कोई पर्सन किसी की घर में घुस जाता है उससे बिना पूछे, या किसी भी बिल्डिंग में किसी भी जगह पर घुस जाता है, ही इज़ गिल्टी ऑफ ट्रेसपास। ठीक है, चलो, सेक्सुअल इंटरकोर्स with the consent of a girl amounts to rape if she is under 15 years, 16 years, 17 years, 18 years. अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है लड़की से पूछ के, अमाउंट टू रेप इफ शी इज अंडर 15 ईयर, 16 ईयर, 17 ईयर, 18 ईयर। एटीन ईयर्स इज द राइट आंसर। नो, 15 नहीं। अभी हमारे जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने 2-3 साल पहले एक जजमेंट सुनाई थी, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये तक कहा गया था कि अगर 18 से कम की वाइफ है उसके साथ भी अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, दैट ऑल्सो अमाउंट्स टू रेप। 15 की तो बात ही नहीं उठती, 16 की बात नहीं उठती, 17 तो कहीं पर हमने पढ़ा ही नहीं। तो 18 ईयर्स इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 18 साल से कम की लड़की का अगर आप क्या कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो वो भी रेप है। आप जब मर्जी देख लेना, 18 से कम की लड़की को अगर आप शादी के लिए भगा के ले जाते हो, किडनैपिंग का केस अगले ही दिन उसके घर वाले डाल देते हैं। वो ऐसे ही डालते हैं, यहाँ पर वो रेप का चार्जेस कन्फर्म्ड बनेंगे उस पर्सन के ऊपर। तो 18 से कम की लड़की को, एंड इवन हमारे हाई कोर्ट्स तो इतनी स्ट्रिक्ट हो गई हैं, वो तो ये भी कह रही है कि हम पनिशमेंट तक करेंगे। अब तो कई
हमारे जो स्टेट्स हैं वो तो ये तक कह रहे हैं कि अगर ऐसी लड़की के साथ शादी भी कर ली ना 18 से कम के साथ, वॉइड मैरिज होगी। तो हाँ, और ये बात हम हरियाणा नहीं बोली है, 2 स्टेट्स बोल चुके हैं, तेलंगाना और हरियाणा, सेम सिचुएशन। तो थोड़ा सा इस पे ध्यान रखो। करंट मैं लेटेस्ट जजमेंट की वैसे तो क्लास कराता हूँ, मैं उसमें सारी बातें बताता हूँ, थोड़ा सा लेटेस्ट पे भी ध्यान रखते रहा करो। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो लेटेस्ट जजमेंट्स और लेटेस्ट क्या हो रहा है। अब कोई मेरे को बताएगा कि जो तारक मेहता की का उल्टा चश्मा है, उसकी एक हीरोइन है, लीड जो फीमेल लीड है वहाँ पे, तो उसके ऊपर केस चल गया। हैज़ एनीबडी एनी नॉलेज अबाउट दैट? उसने गंदी बोल दिया था। हाँ, ये तो मैंने अपनी क्लास में देखो बताया था, बाकियों को पता है किसी और को? SC एस्टेट बांगी जो उसने बोला है, ऐसे ही युवराज सिंह पे भी केस चला था, उसने युजवेंद्र चहल को बोल दिया था। तो ये बातें तो आपको सबको पता होनी चाहिए, कौन कौन से सेक्शन लगेंगे वगैरह वगैरह। और युवराज सिंह को भी कोर्ट में जाना पड़ा था, माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो वो एक डेंजरस रूल है, ठीक है। कभी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अपने फ्रेंड को भी अगर उसने ऐसे एड्रेस करा तो वो भी एक सेंटीमेंट्स ये तो कोर्ट ने ये बोल दिया कि चहल डज नॉट कम फ्रॉम SC कम्युनिटी। और अपना और भी बातें कोर्ट ने जैसे डिस्कस करी कि चहल जो है वो अपना उस रिस्पेक्टेड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करता, कोर्ट ने ऐसे बात बोली थी। तो वो एक अलग सिचुएशन है, नहीं तो बांगी बोलना भी एक, अगर हम करंट में देखें तो वो भी एक हमारे क्यों SC ST में बुक करा सकता है केस में। Which of the functionaries can be invited to give his opinion to the Parliament? Chief Justice of India, Chief Election Commissioner of India, Comptroller and Auditor General of India, Attorney General of India. हम पार्लियामेंट में इनमें से किसको बुला सकते हैं कि अपना ओपिनियन दो? खुद सोचना, क्या CGI को बुला लोगे? कभी भी नहीं बुला सकते। CGI को बुला सकते हो? नो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, अरे वो है ही कौन? सबसे पहली बात तो इतना कोई क्वालिफाइड, ठीक है पर्सन है, पर इतनी तो नहीं। कैग कैग तो होता ही है, कैग से तो हम अपना अकाउंट बनवाते ही रहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, आर्टिकल 76। ठीक है। ये कौन होता है? एक सीनियर, हमारा जो सीनियर लॉ ऑफिसर होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। और उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो एड्रेस कर सकता है किसी भी कोर्ट को, कंट्री की, एनी कोर्ट ऑफ द कंट्री, वो चाहे तो एड्रेस कर सकता है। ठीक है। और वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जो कि क्वालिफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक है। ठीक है। या फिर वो जज रह चुका है, या फिर वो इतनी क्वालिफिकेशन है कि वो जज अपना रह चुका है 5 साल। ठीक है। या फिर वो एडवोकेट रह चुका है 10 साल किसी भी हाई कोर्ट का। या फिर वो एक एमिनेंट जूरिस्ट हो, उसको हम एज अ अटॉर्नी जनरल अपॉइंट भी कर सकते हैं। एंड वो एक सिटीज़न होना चाहिए इंडिया का, और उसके पास राइट है कि वो पार्टिसिपेट कर सके किसी भी प्रोसीडिंग में पार्लियामेंट की, बट नो राइट टू वोट। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज जस्टिस नगेंद्र सिंह, जस्टिस PN भगवती, जस्टिस M हिदायतुल्ला, जस्टिस SM सिकरी।
बोलो भानु, आप बताओ आंसर, आपको तो पता ही है। सर सर नगेंद्र सिंह is from Dungarpur, Rajasthan. Was appointed as the first Indian International Court Justice President. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड भानु। ये भानु इज माय स्टूडेंट एंड ही कम्स फ्रॉम रॉयल फैमिली एंड नगेंद्र सिंह इनके एक रिलेटिव ही हैं। तो इनकी पहले कभी अपनी एक रियासत हुआ करती थी, तो वो तो अंग्रेज़ों ने जैसे ही ख़त्म कर दिया था प्रीवी पर्स से। 26 जो अमेंडमेंट लाए थे प्रीवी पर्स, उससे ख़त्म कर दी थी जो जो भी एक्स्ट्रा हाथी घोड़ा कुछ भी होता था। तो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वॉज जस्टिस नगेंद्र सिंह, ठीक है। एंड ही वॉज एमिनेंट लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि प्रेसिडेंट बने 1985 से लेकर 88 तक। और हमारे पास दो और जजेस हैं जो कि रहे हैं। और ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये क्वेश्चन भी आता है कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है। हेग, हेग, हेग कई बार आया है, कई बार आया है। और एक नाम नोट कर लो, RS पाठक एंड दलवीर भंडारी, दलवीर भंडारी, ठीक है। और एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो जज है वो 9 साल तक लगता है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नोट करते रहा करो और लाइव बैठा करो, यूट्यूब पे जाया करो खाली लेक्चर को, अगर रिवीजन मारनी है, क्योंकि इसमें मैं बहुत कुछ बताता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन? ILO। कहाँ पर लोकेटेड, कहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? क्या? कहाँ पर लोकेटेड है? हेग, हेग, कहाँ सर? हेग, 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 नीदरलैंड्स। चलो, अपना अपना कुछ जैसे पूछना हो अपना मैसेज कर दो या फिर वीडियो में देख लेना, ठीक है। म्यूट करके रखना सब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन? ILO, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ICJ या ह्यूमन एजेंसी ऑर्गेनाइजेशन? एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, इज़ द करेक्ट आंसर। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक ही काम है ह्यूमन राइट्स को सपोर्ट करना। और इसके पास मोर देन 7 मिलियन मेंबर्स हैं, ठीक है, एंड सपोर्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। 7 मिलियन का मतलब होता है कम से कम 70 लाख से ऊपर, जो कि अच्छा नंबर है। पर हमारे यहाँ तो कोई भी अगर बाबा बनता है 1-2 करोड़ तो उसके फॉलोअर हो जाते हैं, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए तो 70 लाख, चलो, पर फिर भी अच्छी बात है। एमनेस्टी इंटरनेशनल, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में, लंदन, UK। और इसका मोटो क्या है? मोटो नोट कर लो, जिसने अभी अनम्यूट कर था वो म्यूट कर लो, बिकॉज शोर आ रहा है। इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स द डार्कनेस, ठीक है। और फाउंडर का नाम लिख लो, पीटर
बेनेंसन, BENENSON, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क, इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो सार्क की मेंबर नहीं है? भूटान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान। अरे आंसर करो, कौन नहीं है इसका मेंबर? इसके जो मेंबर्स हैं वो हैं अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया भी है, इंडिया तो चलो सबको पता है, मालदीव्स भी है, एंड नेपाल भी है, पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, खाली ये नहीं है म्यांमार। ठीक है, तो म्यांमार इज द करेक्ट आंसर। और इसके जो सेक्रेटरीट हैं वो है काठमांडू में, काठमांडू में, नेपाल में। ये करोड़पति में कई बार पूछा और वैसे भी कई बार आंसर आप पूछा हुआ है क्वेश्चन, काठमांडू, नेपाल। और इसका मेन पर्पस क्या है? ताकि डेवलपमेंट हो ऑफ इकोनॉमिक एंड रीजनल इंटीग्रेशन इंडिया के अंदर। चलो, इंडिया के अंदर और आसपास के सारे जो सार्क मेंबर्स हैं उनके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा ये डेवलपमेंट करने के लिए बने सार्क। फोर्थ एस्टेट रेफर्स टू, फोर्थ एस्टेट हम किसको कहते हैं? प्रेस, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, नन ऑफ देम। सोचो। अरे आंसर करो, ध्यान कहाँ है सबका? सोचो, या सोने थोड़ा ना बैठे हो, कुछ ना कुछ आंसर करने के लिए बैठे हो। अगर तुम एक्टिवली सुनोगे, आंसर करने की कोशिश करोगे, तभी आपको याद रहेगा एग्ज़ाम के टाइम, हाँ मैंने ये सही बोला था एक बार सर को, या मैंने ये बात गलत बोली थी। फोर्थ एस्टेट जो है एक हम कहते हैं प्रेस, ठीक है, मीडिया को हम फोर्थ एस्टेट कहते हैं। और ये जो टर्म है इसको 1787 के अंदर सबसे पहले यूज़ करा गया था एडमंड बर्क द्वारा इन 1787, ठीक है, ऑन द ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट। तो उन्होंने ये बात बोली थी, प्रेस जो है हम इसको फोर्थ एस्टेट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारे सारे पॉलिटिकल प्रोसेस को ऑब्जर्व करती है, इट ऑब्जर्व्स द पॉलिटिकल प्रोसेस, तभी हम फोर्थ एस्टेट कहते हैं। चलो, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन ऑर्गेनाइजेशन, हमारा प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, बन की मून, जॉर्ज बुश, रॉबर्ट ब्लैकवेल, या नन ऑफ द अबव। बहुत फेमस है यार, कोरोना में तो तुमको पता होना चाहिए इसका नाम कितनी बार उठा है। यहाँ पे मैं इतना भी हिंट दे दूं कि यहाँ पर उसका नाम नहीं बताया हुआ। कोई नाम गैस कर सकता है? एंटोनियो
गुटरेस, ठीक है, दैट इज़ द नेम। एंड इन ये जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पुर्तगाल, पोर्टुगल या पुर्तगाल, एंटोनियो गुटरेस, ठीक है। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, वेस्ट बैंक क्या है? वेस्ट बैंक इज़ अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन सीरिया एंड इसराइल, पैलेस्तीन एंड इसराइल, जॉर्डन एंड इसराइल, या नन ऑफ द अबव। अरे अब तो तुम्हें पता होना चाहिए वेस्ट बैंक क्या है। बेसिकली तुम मतलब करंट में हो ही नहीं कोई भी, अगर जिसको वेस्ट बैंक के बारे में नहीं पता। सोचो वेस्ट बैंक क्या है, इतनी तो लड़ाई हो बैठी है। ठीक है, वेरी गुड। पैलेस्तीन एंड इसराइल इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो पैलेस्तीन एंड इसराइल, गाज़ा पट्टी, गाज़ा स्ट्रिप जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो ये वहाँ पर जो डिस्प्यूटेड एरिया है फ़लस्तीन और इसराइल के बीच में, उसको हम वेस्ट बैंक कहते हैं, जिसके पीछे आजकल इतनी लड़ाई हो रही है उनके बीच में। टू कंट्रीज़, पूरा वर्ल्ड एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी आर्मी भेज रखी है वहाँ, टर्की ने अपनी आर्मी इनडायरेक्ट वे में वो डिप्लॉय कर रहे हैं वहाँ। सारे मुस्लिम नेशंस इसराइल के अगेंस्ट हो गए। अमेरिका ने अपने वहाँ पर F-18 जहाज उतार रखे हैं। Which of the following is the world's highest battleground? Kargil, Jojila, Siachen, none of the above. वेरी गुड, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर जो है, दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान जो हैं, इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। एंड सियाचिन में हमारे जो जवान हैं हमेशा खड़े रहते हैं, और वहाँ पे 700 करोड़ रुपए पर डे का खर्चा है हमारा खड़े खड़े होने का। और जो भी जवान वहाँ पे डिप्लॉय होता है, या तो वो वहीं पे शहीद हो जाता है, या फिर वो 6 मंथ्स के अंदर, ज़्यादातर जो जवान हैं गर्म एरिया में आके शहीद हो जाते हैं। चलो, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गो इन द स्पेस? कौन सा फर्स्ट इंडियन था जो कि स्पेस में गया? कल्पना चावला, किरण बेदी, राकेश शर्मा, सुनीता विलियम्स। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। राकेश शर्मा, राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट था जो कि गया था। और किस जहाज पर? सोयूज, सोयूज T11, जिसको किसने लॉन्च करा था? इंटर कॉस्मोस प्रोग्राम। कॉस्मोस पता है? जैसे हमारी स्पेस एजेंसी है DRDO, वैसी उनकी कौन सी है? कॉस्मो। या नासा है, वैसी ही कॉस्मोस है रशिया की, ठीक है। तो वहाँ पर फर्स्ट इंडियन जिसने फ्लाई करा था, ये एक जॉइंट मिशन था। और एक बहुत फेमस बात है राकेश शर्मा के बारे में, जैसे ही केम टू इंडिया एंड हमारी जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी, उन्होंने पूछा था कि वहाँ से इंडिया कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और ये जो बात है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनने वाली थी, शायद सुशांत सिंह ने करनी थी।
द रॉलेट एक्ट वॉज पास्ड इन 1921, 1917, 1919 या नन ऑफ दिस? शाबाश हिमाक्षी, इसको ब्लैक बिल एक्ट भी कहते हैं। और ब्लैक बिल एक्ट इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो एक्ट है इसने गवर्नमेंट को ऑथराइज करा था कि कोई भी जो टेररिज्म करेगा, हम किसी भी टेररिस्ट को जेल में डाल सकते हैं। ठीक है, और वो हम कितने टाइम के लिए डालेंगे? हम 2 साल के लिए डाल सकते हैं, और कोई ट्रायल भी नहीं होगा उस पर्सन का, हम सीधा उस पर्सन को उठा के जेल में डालेंगे। हाँ, वेरी गुड। और इसमें क्या था, इसमें 3 हाई कोर्ट जजेस जो थे वो बैठते थे और कोई अपील नहीं थी इसकी, वो डिसाइड करते थे। वैसे तो देखो 3 हाई कोर्ट जजेस थे पर इसमें एक अपील नहीं थी। अब हमारा जो JNK में इम्प्रिजन करा हुआ है ना, वैसे तो 2 साल उसमें 3 महीने से ऊपर हम कर सकते हैं, वहाँ भी कुछ ऐसे प्रोविज़न है, पर ये थोड़ा हार्श था इंडियंस के लिए उस टाइम। 3 इयर्स अपना कि 2 साल के लिए, 2 साल का, तो अब भी इतना कोई हार्श प्रोविज़न आज भी नहीं है टेररिज्म के लिए इंडिया के अंदर। हु वॉज द फर्स्ट एंड लॉ इंडियन गवर्नर जन एंड इंडियन फर्स्ट एंड द लास्ट, सॉरी, फर्स्ट एंड द लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? सी राजा गोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? Very good, Himakshi. C. Raja Gopalachari is the correct answer. He was the first and the last Governor General of Independent India. गवर्नर जनरल फिर हमने इनको अबॉलिश कर दिया 26 जनवरी 1950 से। फिर हम अपना, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आया था 26 जनवरी 1950। चलो, the first woman to become a governor of a state in India? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, फातिमा बीवी, सुचिता कृपलानी? पहली कौन सी ऐसी महिला है जो कि हमारी गवर्नर बनी? और ना ही ये गवर्नर बनी थी, ये फर्स्ट वुमेन भी थी, फर्स्ट इंडियन वुमेन थी बेसिकली, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। इनको हम नाइटिंगेल भी कहते हैं। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं, सोचो। सरोजनी नायडू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इनको हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहते हैं, और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो कि अपना इंडियन नेशनल कांग्रेस की चेयर, अपना प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा फेमस क्या कहते हैं पोएट्रीज भी लिखी हैं, जैसे कि द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में इन्होंने लिखी, द बर्ड ऑफ द टाइम 1912 में, द ब्रोकन विंग 1917 में। फिर ये जलियांवाला बाग के बाद इतनी ज़्यादा दुखी हो गई, इन्होंने पोएम लिखना ही छोड़ दिया था। ठीक है, और जब इनकी डेथ हुई तो हमने द फेदर ऑफ द डॉन, द फेदर ऑफ द डॉन, ठीक है, इनकी जो कलेक्शन थी पोएम्स की, उनको हमने एडिट करा और पब्लिश करा था 1961 में इनकी डेथ के बाद। चलो, तो यही है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए, कभी कोई आए तो जीके में आपकी हेल्प हो जाएगी। भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव वर हैंग फॉर देयर रोल इन कारकोरी केस, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, ऑल ऑफ द अबव?
नहीं, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, ये करोड़पति में पूछा है एंड कई वेरियस एग्जाम्स में पूछा है। हुआ क्या था, एक साइमन कमीशन थी, उसको बाइकआउट करने की वेव चली थी ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और लाहौर में क्या होता है, लाला लाजपत राय होते हैं लाहौर के अंदर, और वो अपना पीसफुली क्या कर रहे होते हैं, अपना प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनके ऊपर पुलिस डंडे बरसा देती है और उनको जान से मार देती है। तो फिर उसका बदला लेने के लिए ये सब क्या करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन, सोशलिस्ट है ना, सोशलिस्ट हमारा कंसेप्ट पता है कहाँ से आया है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, रशिया से, ठीक है। और ये भगत सिंह जो थे, ये अपना सोशलिज्म को बहुत ज़्यादा मानते थे और उनकी पार्टी का भी नाम यही है। तो ये मारना चाहते थे, ठीक है। तो लाला लाजपत राय की अपना जो डेथ हो गई थी, भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल, सुखदेव, इन सब ने हत्या करने की कोशिश करी, किसकी, स्कॉट, हाँ यस वेरी गुड, 23 मार्च, स्कॉट, ये नाम याद करो, स्कॉट को मारना था इनने, और स्कॉट क्वेश्चन में कई बार आता है, कई बार, चलो ठीक है। तो भगत सिंह, राजगुरु, जय गोपाल और सुखदेव, यहाँ पर जय गोपाल भी नोट कर लेना, एक और नाम था, इन सब ने मिलकर मारा था। द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ यूनियन इज वेस्टेड इन द बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट, यूनियन लेजिस्लेचर। वेरी गुड हिमाक्षी, वेरी वेरी गुड। तो जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है यूनियन की, वो किसके अंदर वेस्टेड है, हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये बात कहाँ पर लिखी है, आर्टिकल 53 में ये बात लिखी है कि जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो हमारी किसके अंदर वेस्टेड है, प्रेसिडेंट के अंदर वेस्टेड है। ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस, हमारी डिफेंस फोर्सेस के हमारे वो सुप्रीम कमांडर हैं। और जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो अपना उनके पास बहुत सारे फंक्शंस भी हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो नोन एज नॉमिनल हेड, एग्जीक्यूटिव हेड के अलावा नॉमिनल हेड भी हम उनको कहते हैं, ठीक है। उनकी कोई पावर्स नहीं है, एंड एक टिटुलर हेड भी उनको कहते हैं। तो ये आज का सेशन इतना था। आज हमारा आईपीसी स्टार्ट हो रहा है और सीपीसी भी स्टार्ट हो चुका है, उसका मैंने एक लेक्चर तो अपलोड कर दिया था, एक मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ा है। तो अगर किसी को जैसे ज्वाइन करना है या अपना कोचिंग लेने की उसको नीड लगती है तो वो मेरे पास आ सकता है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, वेलकम मार्क्स। क्या एग्जीक्यूटिव हेड कौन सा है, नॉमिनल हेड और क्या बोलते हैं? टिटुलर हेड, क्या सर? टिटुलर टिटुलर